सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री में, अनदर लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में। लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने अब तक पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। और बेटा बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की एक लिमिटेशन क्या है, सबसे बड़ी लिमिटेशन बोहर्स मॉडल की कि भैया ये केवल और केवल उन्हीं एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है, उन्हीं एटम्स पर एप्लीकेबल है जिनके पास केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। Means Bohr's model of atom is applicable for those elements which have only single electron. ये हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है और हाइड्रोजन जैसे एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल है। मतलब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये उन सभी एलिमेंट्स पर एप्लीकेबल होगा जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। कैसे सर? हीलियम की अगर बात करें तो भैया हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम हीलियम पर एप्लीकेबल नहीं है। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम बेटा हाइड्रोजन पर एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम पर नहीं, He+ पर एप्लीकेबल है। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है। सिमिलरली लिथियम पर एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, ये लिथियम पर नहीं अल्लाइड 2+ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक। उसके बाद बेरिलियम पर एप्लीकेबल नहीं होगा भैया, बेरिलियम 3+ पर एप्लीकेबल होगा। आप सब देखिए इन सभी के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक। तो यहां तक तो हमें इतनी बात समझ में आई कि बोहर्स मॉडल ऑफ एटम केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर एप्लीकेबल है। अब आगे की बात हम देखते हैं भैया, कुछ डेफिनेशंस है हमारे पास, सम डेफिनेशंस हमें पढ़नी है व्हिच आर एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। डेफिनेशंस वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक। चलिए देखते हैं आगे। देखिएगा सबसे पहली डेफिनेशन भैया हमारे पास क्या आती है तो देखते हैं। अगर मैं बात करूं सर, ये न्यूक्लियस है मेरा, ये क्या है भैया? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाद ये आ रही है मेरे पास फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और मान लेते हैं डैश डैश डैश, ये आ चुकी है भैया मेरे पास इनफाइनाइट ऑर्बिट। ठीक। नाम दे देते हैं इनको। इट इज योर n=1, n=2, 3, 4 और ये हो चुका है भैया n=infinite। ठीक। अब देखिएगा जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है हमारी, ठीक, न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक कौन सी ऑर्बिट है भैया? फर्स्ट ऑर्बिट है, पहली ऑर्बिट है। पहले भी बताई थी आपको ये बात। अगर मेरे पास यहाँ पर इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं और अगली बात मेरे पास यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है इनफाइनाइट पर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको नहीं लगता कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी? हाँ सर बिल्कुल, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होगी। ठीक। सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पर होगा न्यूक्लियस का, और सबसे कम न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भैया यहाँ पर होगा। ठीक। मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना ज्यादा नजदीक रहेगा उसके ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा रहेगा। ठीक। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर घटता जाएगा, कम होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक। तो इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, इस वजह से इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है। इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सबसे कम है, इनकी कहीं भागने की टेंडेंसी नहीं है, जबकि इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है भैया? सबसे ज्यादा है, इनके भागने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक पड़े हैं इनकी एनर्जी सबसे कम है, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो एक टर्म आती है बेटा हमारे पास जिसको बोलते हैं भैया क्या? ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट किसको कहा जाता है? उस स्टेट को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम है। उस ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोला जाता है जिस ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है। ठीक। तो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट ऑफ एन एटम या फिर ऑफ एनी आयन इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। तो ये भैया जो n=1 है हमारा, ये ग्राउंड स्टेट है।
और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है, बिकॉज उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। और ग्राउंड स्टेट को छोड़ करके जितनी भी स्टेट्स बचती हैं भैया, उन सबको बोला जाता है एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट के लिए अगर कोई मुझसे पूछे कि ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, तो सर ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। ग्राउंड स्टेट के लिए एन की वैल्यू 1 होती है। ठीक, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट निकालने का फॉर्मूला। क्या बताया था भैया, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हमने लिखा था -13.6 z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और यहां से एनर्जी निकल करके आएगी सर हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक, अब अगर इसी फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे बोलूं कि मुझे हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट एंड फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी बताओ। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एन की वैल्यू रखनी है। अगर आपको हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए, एन की जगह 1 पुट करो, जेड तो हाइड्रोजन का 1 होता ही है, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी। हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी सर, हाइड्रोजन की सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी होती है कितना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, बस एन की जगह क्या डालो, एन की जगह 2 डालो, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 13.6 डिवाइडेड बाय 4, 4 3 जा 12, कैरी और 1 बचा, 1 उधर का है, 4 4 जा 16। और ये आपको बेटा बाय हार्ट याद रखना है। हाइड्रोजन एटम की थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी होती है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी, इधर लिख देता हूं, हाइड्रोजन एटम की फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम की फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बात अच्छे से, ये तो बाय हार्ट आप सभी लोगों को याद होना चाहिए, कम से कम इतनी चीज हमें याद होनी चाहिए, ये बिल्कुल बेसिक लेवल है। ठीक, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हम हाइड्रोजन की एनर्जी निकाल रहे थे फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट के लिए, और हाइड्रोजन के लिए भैया Z होता है कितना, 1। हाइड्रोजन के लिए Z होता है 1, तो इसीलिए Z की तो हमने चिंता ही नहीं करी। लेकिन अगर वो ये कहते कि मुझे He+ की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बताओ, सबसे पहले तो बताओ हाइड्रोजन स्टेट के ग्राउंड, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी है। सर ग्राउंड स्टेट आपने बोला N=1, और हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आपने निकाल दी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी आ चुकी है भैया -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें पता होना चाहिए। अगर वो कहे कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ मुझे, ग्राउंड स्टेट एनर्जी बताओ मुझे किसकी, He+ की, किसकी भैया, He+ की। तो अब He+ का Z 1 नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अब He+ का Z 1 नहीं है, He+ का Z कितना है, He+ का Z है 2, He+ का Z कितना है 2, तो बस -13.6 हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, आप इसकी मल्टीप्लाई हीलियम के Z स्क्वायर से कर दीजिए, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे भैया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, दिस मच इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी फॉर He+ आयन। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी आप सभी लोगों को अच्छे से। बढ़ते हैं आगे। अगर चलो एक सवाल और बता दो, चलो आगे चल करके पूछता हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं। अगली चीज आती है भैया हमारे पास एक्साइटेड स्टेट। अगली चीज हमारे पास क्या आती है भैया, एक्साइटेड स्टेट, जो अभी आपको पीछे बताया। फर्स्ट ऑर्बिट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट, मतलब लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ एंड सो ऑन, उन सबको बोला जाता है भैया एक्साइटेड स्टेट। क्या बोला जाता है, एक्साइटेड स्टेट। तो ये चीज में ध्यान रखिए, दोबारा बता देता हूं आपके सामने। ये हमारे पास न्यूक्लियस है भैया, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये N=1, N=2, 3, 4, 5, 6 और ये डैश इनफाइनाइट। ठीक, ग्राउंड स्टेट बताइए, ग्राउंड स्टेट के लिए N की वैल्यू है 1,
ठीक, अब ये जितना भी बचा ये सारा का सारा क्या है भैया, ये सारा का सारा एक्साइटेड स्टेट है आपका। क्या है सारा का सारा एक्साइटेड स्टेट। अब इस एक्साइटेड स्टेट में से भी ये वाली हो गई सर आपकी, ये वाली हो गई सर आपकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, it is your first excited state, it is your second excited state, third excited state, ठीक। उसके बाद ये आ चुकी है सर आपकी फोर्थ एक्साइटेड स्टेट, ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। इट मींस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू है 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू है 3, थर्ड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू है 4, ठीक। तो आप देखिए जौन सी एक्साइटेड स्टेट है उसमें 1 ऐड कर दो, n की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए भैया, अगर आपसे पूछा जाए भैया कि 15th एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू बताइए, तो कुछ नहीं करना, सिंपली 15 के अंदर 1 ऐड कर देना है। 15th एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू आ चुकी सर 16। क्लियर बात अच्छे से। और यहीं पर अगर मैं 15 की जगह इन जनरल n लिख देता, nth एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू बोलो कितनी होगी, तो सर nth एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू होगी n+1। ये n कौन सा है, ये वाला, ये n कौन सा है, ये वाला। क्लियर हो गई बात अच्छे से, ठीक है सर। तो एक्साइटेड स्टेट भी हमें समझ में आया। तो एनर्जी स्टेट अदर देन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट। एनर्जी स्टेट अदर देन लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, स्टेट ऑफ एटम और आयन अदर देन द ग्राउंड स्टेट या फिर अदर देन द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो गई 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू हो गई 3 और nth एक्साइटेड स्टेट के लिए, ठीक। nth नहीं होगा इस बात में, n और n सेम हो जाएगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को। mth एक्साइटेड स्टेट के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, m+1 होगी, ठीक। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 2 और n = 2 के लिए एनर्जी हमने कितनी पढ़ी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। उसके बाद सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कितनी होगी, n = 3 -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। थर्ड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी हाइड्रोजन एटम के लिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n = 4, तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट के लिए n = 5, तो कितना आ जाएगा, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। जी सर बिल्कुल, ठीक। और यहीं पर अगर वो कहते हीलियम की बताओ, यहीं पर अगर वो कहते हीलियम की बताओ, तो कुछ नहीं करना, हीलियम के Z² 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हीलियम के Z² 4 से मल्टीप्लाई कर दो, हीलियम की एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आ जाएगी, ठीक। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें क्लियर हुई होगी अच्छे से। बढ़ते हैं हम आगे देखिएगा, आगे आता है भैया आयोनाइजेशन एनर्जी। और इस आयोनाइजेशन एनर्जी पर एनडीए प्रीवियस ईयर में सवाल पूछा जा चुका है, आयोनाइजेशन एनर्जी आईई क्या होता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, तो ये हमारा न्यूक्लियस है सर, और न्यूक्लियस के बाद ये यहाँ पर मैं ऑर्बिट्स बना रहा हूँ, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट और डैश 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 डैश, ये आ चुकी सर हमारे पास इनफाइनाइट ऑर्बिट, ठीक। मेरे पास इलेक्ट्रॉन पड़ा है, मान लेते हैं कहां पर, ग्राउंड स्टेट में। ये इलेक्ट्रॉन पड़ा है मेरे पास ग्राउंड स्टेट में, मैं इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से निकाल करके इनफाइनाइट तक पहुंचाना चाहता हूं, मैं इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से रिमूव करके इनफाइनाइट तक पहुंचाना चाहता हूं, तो ऐसे थोड़ी पहुंच जाएगा अपने आप,
कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? इस इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस ने बांटा हुआ है अपने आप से, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मुझे खत्म करना पड़ेगा। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, और वही एनर्जी कहलाई जाती है भैया आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो गया कि कितनी एनर्जी दूं ताकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से निकल करके इनफाइनाइट में पहुंच जाए। कितनी एनर्जी दूं टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट, दैट एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक, तो देख सकते हो आप, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ground state to infinity, that is from n equals to 1 to infinite। I hope इतनी बात क्लियर हुई होगी आप सभी लोगों को। ठीक है सर, चलिए बहुत अच्छी बात। अब सर कितनी एनर्जी दे, सवाल आता है कितनी एनर्जी दे, तो डेल्टा ई बाई 1 से इनफाइनाइट तक पहुंचाना जा रहे हो। फर्स्ट ऑर्बिट की कुछ एनर्जी होगी, हाँ सर बिल्कुल होगी, फर्स्ट ऑर्बिट की कुछ एनर्जी। इनफाइनाइट ऑर्बिट की भी कुछ एनर्जी होगी, बिल्कुल सर इनफाइनाइट ऑर्बिट की भी कुछ एनर्जी होगी। दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस ले लो, जितना निकल करके आए उतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को खिला दो, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ठीक, तो डेल्टा ई विल बी इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ इनफाइनाइट ऑर्बिट माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, और इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी बाय कन्वेंशन जीरो लेकर के चली जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब इनफाइनाइट ऑर्बिट में पड़ा है तो ये माना जाता है कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी जीरो लेकर के चली जाती है। और बेटा आप यहाँ फॉर्मूले से भी देख सकते हो, जो अभी अभी एनर्जी का फॉर्मूला बताया आप लोगों को, माइनस 13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। आप इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी निकालना चाह रहे हो तो n की जगह भैया पुट करो इनफाइनाइट, n की जगह इनफाइनाइट पुट करो। इनफाइनाइट का स्क्वायर कितना आएगा भैया? इनफाइनाइट का स्क्वायर आएगा इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का स्क्वायर आएगा इनफाइनाइट, एंड समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा सर? समथिंग अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा सर हमारा जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ गई? जीरो आ चुकी है। तो यहाँ पर जीरो डालिए, माइनस फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी माइनस का 13.6, तो आयोनाइजेशन एनर्जी आ चुकी है भैया हमारे पास। आयोनाइजेशन एनर्जी निकल के आ चुकी है हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और चार ऑप्शन अलग अलग दिए हुए थे। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया हुआ था, 13.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दिया हुआ था, और भी दो ऑप्शंस थे। सो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बेटा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गई बात अच्छे से? आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ये फॉर्मूला जो यहाँ पर लिखा है स्लाइड में, ठीक, ये फॉर्मूला तो हमारा रिडबर्ग इक्वेशन कहलाया जाता है, और ये फॉर्मूला आपको बुक्स में भी लिखा हुआ मिलेगा, बट इस फॉर्मूले से आसान बोर्स मॉडल ऑफ एटम से सॉल्व कर लो। ठीक, ये फॉर्मूला क्या है? डेल्टा इक्वल्स टू 13.6 z स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 क्या है सर? n1 है हमारा लोअर ऑर्बिट, और n2 है सर हमारा हायर ऑर्बिट, और एनर्जी निकल करके आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। बट इस फॉर्मूले से अच्छा आप बोर्स मॉडल ऑफ एटम लगाओ। ठीक है, अगर मैं हाइड्रोजन में कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसको 1 से 5 में लेकर के जा रहा हूं, तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं बोलेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी केवल और केवल तभी बोलेंगे जब आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट में लेकर के जाओगे। अच्छा सर, फिर इसको क्या बोलेंगे? तो इसको बोलते हैं सर सेपरेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? सेपरेशन एनर्जी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी। सेपरेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी। तो ये भी बड़ा आसान, कितनी एनर्जी होगी भाई सेपरेशन एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी? 1 से 5 में लेकर के जा रहा हूं। हाइड्रोजन के फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी माइनस 0.54, माइनस हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आगे माइनस का 13.6, तो बस माइनस 0.54
प्लस 13.6 सॉल्व कर लो, सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी। बट सेपरेशन एनर्जी से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेटा, टर्म्स बहुत सारी हैं आगे, बट देखा गया कि प्रीवियस ईयर में सवाल आयोनाइजेशन एनर्जी पर ही आया, इसीलिए मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी बताई है। तो आई होप यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी अच्छे से। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला आता है बेटा हमारे पास, अगला आता है हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं सर? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बस केवल बेसिक हमें पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में ज्यादा डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, केवल ऊपर ऊपर की बात हमें पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें मिलता क्यों है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमें मिलता क्यों है, उसका रीजन क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के पास ऑर्बिट कितनी होगी सर? आप कहोगे सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 हो जाएगी, और पहली शेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आपको लगता है सर और कोई ऑर्बिट होगी नहीं हाइड्रोजन के पास, लेकिन ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन के पास या हर एटम के पास देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। तो अब हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पड़ा है, आप उसके ऊपर फोटोन डालोगे, वो एनर्जी एब्सॉर्ब करके नीचे से ऊपर जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया, मान लेते हैं 10th ऑर्बिट में चला गया। ठीक, आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन सर हमारा एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका, कहां पहुंच चुका? एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुका, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एक्साइटेशन। अब कोई भी चीज अपनी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहती। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गया, वो ज्यादा देर तक स्टेबल रहने वाला नहीं है, वो लगभग 1 नैनो सेकंड के बाद 10 की पावर -9 सेकंड के बाद वापस ऊपर से नीचे आ जाएगा। इस फिनोमेना को बोलते हैं डी एक्साइटेशन। तो डी एक्साइटेशन के दौरान जितनी एनर्जी उसने नीचे से ऊपर जाते हुए एब्सॉर्ब करी थी, उतनी ही एनर्जी वो ऊपर से नीचे आते हुए वापस बाहर निकाल देगा, और एनर्जी बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की कुछ अगर एनर्जी है तो वेवलेंथ भी होगी, फ्रीक्वेंसी भी होगी, इसीलिए आपको लाइट्स नजर आती है, कलर्स नजर आते हैं, और इसी वजह से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिलता है? ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात। अब ये 6 अलग अलग सीरीज हमें देखने को मिलती है। 6 कब मिलेगी? इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए और आकर के फर्स्ट ऑर्बिट में गिरे। n1 की वैल्यू क्या हो गई? 1। n1 याद रखना लोअर ऑर्बिट, और n2 याद रखना हायर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए, चाहे 2 से आके फर्स्ट में गिरे, चाहे 3 से आके फर्स्ट में गिरे, चाहे 4 से आके फर्स्ट में गिरे, चाहे 5th से आकर के फर्स्ट में गिरे, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के फर्स्ट ऑर्बिट में गिरे, तो मिलती है भैया हमें लाइमन सीरीज। क्या मिलती है? लाइमन सीरीज। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के सेकंड ऑर्बिट में गिरे, किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के सेकंड ऑर्बिट में गिरे, तो मिलती है भैया हमें पाल्मर सीरीज। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के थर्ड ऑर्बिट में गिरे, तो मिलती है सर हमें पास्कल सीरीज। ठीक, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के फोर्थ ऑर्बिट में गिरे, तो मिलती है सर हमें ब्रैकेट सीरीज। ठीक, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के 5th ऑर्बिट में गिरे, तो मिलती है सर हमें टीफन सीरीज। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के 6th ऑर्बिट में गिरे, तो मिलती है सर हमें हम्फ्री सीरीज। इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। एक बात और जो पता होनी चाहिए कि ये लाइमन, पाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट, पीफर्ट और हम्फ्री हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस रीजन को बिलोंग करता है? तो जवाब है सर ये बिलोंग करता है लाइमन आपका अल्ट्रावायलेट रीजन को, यूवी रीजन को। पाल्मर बिलोंग करता है विजिबल रीजन को, और उसके बाद जो भी बचा वो सब बिलोंग करता है सर इंफ्रारेड रीजन को। ये भी इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करता है, ये भी इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करता है, और ये भी सर इंफ्रारेड रीजन को बिलोंग करता है।
ठीक, तो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सर हमें नजर केवल और केवल कौन आता है, हमें नजर केवल और केवल विजिबल रीजन आता है। इसीलिए बार्नूल सीरीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आई होप इतनी बात मेरी क्लियर हुई होगी। और आगे देख भी लेते हैं सर, एक डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखिए जरा, ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम के अलग अलग ऑर्बिट्स है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, उसके बाद सेवेंथ और उसके बाद n इक्वल्स टू इनफाइनाइट। फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लिखना चाह रहे तो लिख सकते हो आप। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, फिफ्थ ऑर्बिट की एनर्जी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इनफाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी होती है सर 0। तो आप देखिए इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से आए, सेकंड से आके फर्स्ट में गिरे, थर्ड से आके फर्स्ट में गिरे, इनको ट्रांजिशन क्या बोलेंगे भाई, कौन सा ट्रांजिशन है, 2 से 1, इसको बोलेंगे 3 से 1, इसको बोलेंगे 4 से 1, इसको बोलेंगे 5 से 1, इसको बोलेंगे 6 से 1। ठीक, किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के फर्स्ट ऑर्बिट में गिरे तो लाइमन सीरीज मिलती है, किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के सेकंड ऑर्बिट में गिरे तो बार्नूल सीरीज मिलती है, किसी भी ऑर्बिट से आए आकर के थर्ड ऑर्बिट में गिरे तो पास्कल, फोर्थ में गिरे तो ब्रैकेट, फिफ्थ में गिरे तो बीफर्ड और सिक्स्थ में गिरे भैया तो हम्फ्री सीरीज आप लोगों को मिलती है। और इसको बोलते हैं इट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, it is second line of Lyman series, it is third line of Lyman series, fourth, fifth, क्लियर है ये बात अच्छे से। उसके बाद एक लाइन ये वाली मिस हो गई यहाँ से, इसको बोलेंगे सिक्स्थ और इसको बोलेंगे सर सेवेंथ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। ठीक, क्लास 11th में जो चैप्टर होता है हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें और ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने को मिलता है। और आपके पास जो मॉडर्न फिजिक्स होती है सर, उसके अंदर भी और ज्यादा डिटेल में और ज्यादा डेप्थ में हमें पढ़ने को मिलता है। यहीं पर एक फॉर्मूला हमें पढ़ने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं रिडबर्ग इक्वेशन, बट केमिस्ट्री में आपको उसकी जरूरत नहीं है। रिडबर्ग इक्वेशन क्या होती है, न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। केमिस्ट्री में तो जरूरत नहीं है, बट फिजिक्स में हो सकता है सवाल आ जाए। न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू rz स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इसको बोलते हैं सर रिडबर्ग इक्वेशन। और r की वैल्यू भी, r है आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, r की वैल्यू भी हमें याद रखनी है 10 की पावर 7 मीटर इनवर्स और 1 अपॉन r की वैल्यू भी 912 एंगस्ट्रॉम याद रखो तो बहुत अच्छी बात होगी। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। यू हैव एंजॉयड टुडे सेशन। बहुत जल्दी हम अपना केमिस्ट्री वाइंड अप करने वाले हैं। मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द अगली क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।